अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासी अवाल में कोयटा स्टूडियो से जुल्फ़िकार हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कोयटा के दौरे पे पहले आते रहे हैं, लेकिन बीइंग निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात पहली दफ़ा आए कोयटा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सोलंकी साहब, ये बताएं कि 3 माह गुजर गए हैं, निगरान हुकूमत कंसेप्ट लोगों के जहन में ये है कि इस फाइल को उस फाइल को डे टू डे अफेयर्स, लेकिन इस निगरान हुकूमत ने कुछ टफ डिसीजन भी लिए हैं, ख़ासकर मईशत से मुतल्लिक। प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए हैं और आपने भी कोई, तो किस चीज़ में मुश्किलात आपको सामने आई हैं और कौन सी चीज़ें बड़ी आसान लगी? पहले तो आपका शुक्रिया, आपके खैर मकदम का। कोयटा में कई बार नहीं आया, चंद बार ही आया हूँ, लेकिन आपने दुरुस्त कहा। कोयटा के साथ मेरी अपनी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है। एक नौजवान जब था मैं उस वक्त से। आपने ठीक कहा कि आम तौर पर पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमतों की तारीख़ है, और मैं तारीख़ का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी नज़र भी तारीख़ पे रही है। पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी हैं जिनको तारीख़ का शऊर है, वो भी उतना जितना आपको है। तो तारीख़ी तौर पर तो आपने देखा कि निगरान हुकूमतों का जो दौरानिया है वो बड़ा मुख्तसर रहता है। ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जब से आइन के आर्टिकल 224 में तरमीम हुई और ये निगरान हुकूमतों का एक तस्वुर लाया गया, तो आपने देखा कि ये 2 महीने से ज़्यादा की इसकी मुद्दत नहीं रही, दोनों दफ़ा, 2013 में भी और 2018 में भी। तो उसकी वजह से आम तासुर ये था कि जी निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना बस कुर्सी को गर्म करने के लिए है कि कुर्सी ठंडी ना हो जाए, कोयटा की तरह से ठंडी ना हो जाए। तो लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि ख़ुद इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम की गई और पार्लिमान ने एक तरह से इस निगरान हुकूमत को ज़्यादा बाख्तियार बनाया और काफ़ी बड़े फ़ैसले करने का अख्तियार भी इस निगरान हुकूमत को दिया। फिर कुदरत का कुछ ऐसा ही निज़ाम हुआ कि न सिर्फ 2 महीने न 3 महीने, हम अगस्त से बैठे और अब ये अल्लाह का शुक्र है कि जी हमारे पास तारीख़ है और चंद दिनों में शेड्यूल भी आ जाएगा इलेक्शन का। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई कि काफ़ी अहम फ़ैसले किए हैं, ख़ास तौर पर मुआशी शोबे में। मिसाल के तौर पर पिछली पार्लिमान और पिछली हुकूमत एक निजकारी की एक लिस्ट बना कर गई कि इन इदारों की हमने निजकारी करनी है, जिनमें PIA भी शामिल है, स्टील मिल भी शामिल है, जो बिजली तकसीम करने वाली जो कंपनियां हैं, डिस्कोज जिनको कहते हैं, वो भी शामिल है। इस तरीके से और काफ़ी जो एक बड़ा इदारा जो जिस तश्कील पाया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC, जिसको के एक कानूनी और एक आईनी कवर भी दिया गया। तो उसके भी जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर काम करने का, तो शुरू दिन से और शोबों के अलावा जो मुआशी शोबा है उसमें ये निगरान हुकूमत काफ़ी सरगर्म रही है। आपने देखा कि वज़ीर आज़म भी सरगर्म रहे हैं, जो हमारे तिजारत के जो वज़ीर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल लोग हैं वो इसमें मसरूफ़ रहे। तो इस वजह से आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो निगरान हुकूमत है वो पिछली हुकूमतों से खासी मुख्तलिफ है। किस चीज़ों में, किस फ्रंट पे आप कामयाब रहे हैं? देखिए, हम अभी हमारा सफ़र जारी है। हम आपको अपनी कामयाबी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको पेश करेंगे इलेक्शन होने के बाद, जब नई पार्लिमान वजूद में आएगी और हम एक हैंड ओवर नोट अगली हुकूमत के हवाले करेंगे कि जी हमने ये कुछ किया है, और वो कौम के सामने भी रखेंगे
उस हैंडओवर नोट में जहां हमारी कारकर्दगी होगी, हमारी मुश्किलात, हमारी नाकामियां, हम मुस्तकबिल में कैसा देखना, हमारा तजुर्बा क्या है, वो सारी चीज़ें हम कौम के सामने बहरहाल रखेंगे। वो तो आप जब कौम के सामने रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल कोई आप वो सेट करके जाएंगे बेंचमार्क। ओवरऑल उस तरफ भी एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, इस तरफ भी एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, ओवरऑल मीडिया लैंडस्केप क्या है? मैं मेरे ख्याल में आपके इस बयान की थोड़ी सी तस्हीह करने की गुस्ताखी करूंगा। उस तरफ सहाफ़ी बैठा है, इधर एक साबिक सहाफ़ी बैठा है, तो ये तस्हीह जो है वो ज़रूरी है। जो मीडिया का लैंडस्केप है आपसे बेहतर कौन जानता है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो जिस तरह से उसका इर्तिका हुआ है, उसमें कुछ नए किरदारों का इजाफा हो गया है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से। अब आप देखें कि जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो न्यूज़ रूम्स हैं, वो सिर्फ इस पर नज़र नहीं रखते कि फ़लाँ ने क्या बयान दिया है, फ़लाँ ने क्या प्रेस रिलीज़ दिया है, फ़लाँ ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि ये भी देखते हैं कि फ़लाँ ने एक्स या ट्विटर पे क्या ट्वीट फरमाई है, फेसबुक पे क्या कहा है, फ़लाँ ने कौन सा वीलॉग किया है, फ़लाँ ने जो है वो टिकटॉकर पे कौन सी वीडियो जो है वो चढ़ाई है। तो ज़रा जो माहौल है वो खासा पेचीदा हो गया है। ख़ास तौर पर आप क्योंकि प्रिंट सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं, तो प्रिंट सहाफ़त जो है वो रूबा ज़वाल है, उसके अंदर बहुत मसाइल हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े अखबार जिनके 30-40 सफ़ात छपते थे अब 6 और 8 सफ़ात पे आ गए हैं। बहुत सारे डमी अखबारात जिनको कहा जाता है वो हैं। सरकारी तौर पर तो कोई 7-7.5 हज़ार अखबार हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब ये देखें कि कितने लोग उन अखबारों को पढ़ते हैं, छपते कितने हैं। तो पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल बढ़ गए हैं। जो टीवी चैनल्स हैं उनके लिए भी मसाइल बढ़ गए हैं, जो पुराने अखबार हैं उनके लिए भी मसाइल में बहुत इजाफा हो गया है। जो इश्तहारात का जो केक है वो भी तकसीम हो गया है। अब इश्तहारात का बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया की तरफ भी जाना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक में टीवी जो इश्तहारात हैं उनकी तरफ काफ़ी गया है। तो जो बहुत सारे मैगज़ीन जो कि हम पढ़कर जवान हुए, हेरल्ड और न्यूज़ लाइन, उस तरह की चीज़ जो है वो अब नज़र नहीं आ रही, वो बंद हो गए तकरीबन। हेरल्ड तो बंद ही हो गया। जी जी, हेरल्ड, न्यूज़ लाइन बंद हो गया, हेरल्ड बंद हो गया। तो ये काफ़ी जो नक्शा है मीडिया का वो बहुत तब्दील हुआ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपने संभाली और आपको, खैर पहले आप उस साइड से देखते थे टेबल के, अब तो खुद आप अंदर आ गए हैं। और बाज़ लोग, आपने एक इशारा भी दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि ये कोई शुगर मिल है, पीटीवी या रेडियो या आपके एपीपी, जिसको जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्या मकसद था आपका? शुक्रिया जी, ये मेरे ख्याल में अहम बात है, क्योंकि पिछले दिनों क्योंकि हम लोग जो है वो निजकारी की बहुत बात हो रही थी, तो इस तरह की अफवाहें उठना शुरू हो गई, जी वो रेडियो पाकिस्तान को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब मैं इतलात का वजीर हूँ, मैंने ये अफवाहें सुनी और मैंने कहा कि यार ये कहाँ से आ रही हैं। मैंने फ़ोन उठाकर हमारे जो दोस्त हैं निजकारी के वजीर फवाद हसन फवाद, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये किस तरह की अफवाहें हैं। कहता है मेरी लिस्ट पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और मंतक के एतबार से भी इसका कोई ताल्लुक वास्ता बनता नहीं है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, एपीपी है, ये ख़ासतौर पर रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी, ये कौमी नशरियाती इदारे हैं, ये रियासत के नशरियाती इदारे हैं। और दुनिया भर में जहाँ पर इस तरह के इदारे कायम हैं, अमेरिका के अलावा वहाँ नहीं है। बरतानिया है, जर्मनी है, जापान है, इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर ये इदारे जो है वो पब्लिक
सर्विस ब्रॉडकास्टर्स हैं, अवामी खिदमत के नशरियाती इदारे हैं। ये कौमी और अवामी खिदमत के इदारे हैं। इस पर तो तनकीद हो सकती है कि ये फरीजा, ये इदारे खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं या बेहतरी लेके आए वो, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि ये कोई घी के, कोई चीनी के, कोई सीमेंट के, कोई खाद के कारखाने नहीं हैं कि उससे आपको मुनाफा मिले। ये कौमी खिदमत के इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, फायर ब्रिगेड है, उनसे ये नहीं कहते कि जी आप पैसे कमा के लाएं। पुलिस से आप कभी ये पूछते हैं? जो लोग हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बॉर्डर्स को, सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो भी कमर्शियल इदारे नहीं हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इम्कान होगा कि कल पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान उनको प्राइवेटाइज किया जाए, उनकी निजकारी की जाए। ये हो सकता है कि जो आज के जो ब्रॉडकास्टिंग के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए, वहाँ पर काबिल लोग रखे जाएं, वहाँ पर सिफारशी लोग ना हों, वहाँ पर जो साजो सामान है वो जदीद हो, ताकि आप दुनिया के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका मुकाबला कर सकें। ये आपने, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ कि आपने कहा फवाद हसन, हमारे फवाद चौधरी, उनको कहा कि रेडियो, हमने भी उनको कहा था कि आप वाकई पीएमडीए लेके आ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, हालांकि ड्राफ्ट तैयार था। चलें, बहरहाल सोशल मीडिया भी है और सोशल मीडिया, इलेक्शन आ रहे हैं, सोशल मीडिया से शायद आप भी परेशान हो, सोसाइटी भी परेशान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जिसका जो दिल चाहे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को कुछ सुन लिया उन्होंने, कोई ट्वीट कर दिया और चलता रहा, फिर अब आप उसको करते रहे, लोग शायद उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। जी, ये है बहुत अफसोसनाक, और ये दुनिया भर में इसी तरह से है। अब आप ये देखें कि जब सोशल मीडिया आया था तो काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि ये लोगों को आज़ाद कर देगा, कि वो मोहताज नहीं होंगे बड़े सेठ मीडिया के, और जो मार्केट की जो फोर्सेस हैं, ताकतवर जो डाडे लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जिनके हाथ में मॉडर्न मीडिया है, उनकी मोहताजी से निकल जाएगा। ये एक सोच थी और बज़ाहिर ऐसा लगा कि ये खुश फहमी पर ही मुनत्तिज हुई, क्योंकि आपने देखा कि जो ताकतवर जो लोग हैं, ताकतवर जो हल्के हैं, मार्केट की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया, दुनिया के कई मुल्कों में ताकतवर पार्टियों ने अपने ट्रोल ब्रिगेड्स बनाए, किस तरीके से झूठ को और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है एक अफसोसनाक और ये अलार्मिंग है, ये ख़तरे की घंटी है। ये आज जो दुनिया में जमहूरियत को और अमन को जो ख़तरात लाहक हैं, उसमें झूठी खबरें, फैब्रिकेटेड झूठी खबरें, बोहतान तराशी और ये इस तरह की जो नफ्सियाती जंग जो है, उसके एक हरबे के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे मुल्कों ने अब उस पर कवानीन भी बनाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में, कई दफ़ा आपने देखा कि बरतानिया जैसे मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हुई। वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कदगन लगाए। कई मुल्कों में इंटरनेट को बंद किया गया, कई मुल्कों के अंदर इस तरह के माहौल भी आए। तो हर कौम, हर मुल्क जो है इन तजुर्बात से गुजर रहा है, और इस वक्त क्योंकि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और फेक न्यूज़ तो से मोहतात होंगे भी आप, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक भी बनाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही हथियार एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल पहले भी हुआ है, और अब अगले जो इलेक्शंस हैं जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, उसमें मुझे डर है कि ये झूठी अफवाहें, अनारकी, अफरा तफरी पैदा करने के लिए मुझे डर है कि ये इस्तेमाल। कोड ऑफ कंडक्ट का आपने जिक्र किया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्या इरादा रखती है निगरान हुकूमत के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर ये बात उनको बताई जाए या उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि अगर इलेक्शन में
फेयर सब अपने अपने तौर पर अपने अपने याद में रह के अपने इलेक्शन लड़ें, बजाय इसके कि वो कभी निगरान हुकूमत को वो कुछ करें या आपस में कुछ उलझें। बेहतर सबके, क्योंकि सब इस पर मुत्तफिक हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कराने का जो इदारा है आईनी और कानूनी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ज़ाब्ता अखलाक भी उसने देना है, उस पर अमल करवाना वो भी उसका काम है, और अमल करना है सियासी जमातों ने जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। हमने तो नहीं लड़ना। अलबत्ता अगर इलेक्शन कमीशन, टेसिट अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें चाहती हैं कि हम किसी हवाले से उनकी इआनत करें, सहूलतकारी करें, मदद करें, तो हम हाजिर हैं। इलेक्शन कमीशन से रब्ता हमारा ज़्यादा मुस्तकिल है और हमा वक्त है, हर रोज़ होता है, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। तो हम हर रोज़ उनको पेशकश करते हैं कि जहाँ जहाँ आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मैसेजिंग के लिए, लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने के लिए, हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। और अगर सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन दोनों ये चाहती हैं कि हम उनकी कोई मदद करें, तो बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर वो कोई मिलना चाहते हैं, कोई डायलॉग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। एक ट्वीट हुआ है साबिक पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से, उसमें भी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत बात की और काफ़ी वो उस पर भी ट्विटर पर काफ़ी वो चल रहा है कि एक उन्होंने कभी वो कहते हैं कि हुकूमतों के दरमियान ये हो जाएगा और एक खौफजदा करने की कोशिश, फिर कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई है कि आप लोगों ने पकड़ पकड़ कर अफगान जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ट्रकों में फेंक रहे हैं, उनको जेलों में बंद करके, और वो जो जेल की गाड़ियां हैं वहां में उनको बॉर्डर तक छोड़ रहे हैं। देखिए, एक तो एक तकनीकी एक सवाल है कि जो इंसान, जो बंदा जेल में हो और उससे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए भी एक तरीक़ाकार वज़ा हो, वो इंसान ट्वीट कैसे कर सकता है? ये सवाल मेरे ख़्याल में वज़ारत दाखिला को भी देखना होगा और जो जेल इंतज़ामिया है उनको भी देखना होगा, जो वज़ारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उनको भी देखना होगा कि एक शख्स जो कि कैद में है वो किस तरह से इस तरह का बयान दे सकता है, और अगर वो उसका बयान नहीं है तो फिर जो इदारा है जहाँ से ये जारी हुआ, ट्विटर, उनसे भी पूछने की ज़रूरत होगी कि क्या आप लोग बग़ैर तस्दीक के एक वेरीफाइड अकाउंट जो है उस पर एक इस तरह का सियासी बयान कैसे चलाते हैं? ये तो हुई टेक्निकी बात, लेकिन क्योंकि वो अब एक पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई, न्यूज़ वेबसाइट्स ने उसको चलाना शुरू किया, उस पर गुफ्तगू शुरू हो गई, तो फॉरेन मीडिया में उसको उठाया उन्होंने, फॉरेन मीडिया ने उठाया और मुझसे पूछा गया सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर जाहिर है मैं अपने जो लब हैं वो सी तो नहीं सकता, और क्योंकि एक तनकीद की गई मौजूदा हुकूमत पर, तो मैं उस हुकूमत का तर्जुमान हूँ, तो फिर मेरे लिए लाजिम है कि मैं उसका जवाब दूँ। बात यह है कि एक तो ये पूरा जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है, ये बात दुरुस्त नहीं है, हक़ाइक़ के मुनाफी है कि लोगों को हम भेड़ बकरियों की तरह से डाल के और उनको फेंक रहे हैं सरहद के ड्यूरेंट लाइन के उस पार। ये बात दुरुस्त नहीं है। आप लोग सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का मीडिया, गैर मुल्की मीडिया यहाँ पर मौजूद है, उन सब को पता है कि कोई 5 लाख के करीब लोग जो वापस गए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी हैं, जिनके पास न POR कार्ड था, न अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड था, जिन कुछ के तो वीज़े एक्सपायर थे, उन्होंने एक्सटेंड भी नहीं कराया, कुछ जो है वो ऐसे ही आ गए 15 अगस्त 2021 के बाद। तो उन लोगों की जो वापसी है उनमें अक्सरियत वो रज़ाकाराना तौर पर खुद गए। चंद हज़ार लोग होंगे इन 4-5 लाख लोगों में
जिनको निस्बतन गैर रज़ाकाराना तौर पर भेजा गया है, लेकिन उसको भी कोई लाठी सोटियाँ और डंडे और कोई आंसू गैस और कोई इस तरीके से उनको उठाकर नहीं फेंका गया। जाहिर है वो गैर रज़ाकाराना तौर पर उसको जबरी बेदखली ही कहेंगे, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। ये मुमकिन है कि एक आध कोई वाक़या हुआ हो जहाँ पर पुलिस ने या इंतज़ामिया ने कोई ज़्यादती की हो, उसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, वज़ीर दाखिला ने लिया, सख्त अहकामात हैं, काबीना की इंस्ट्रक्शंस हैं, काबीना के अंदर हमने ये फैसला किया कि ये नहीं होगा कि किसी के साथ ज़्यादती हो और उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो। आपके तो ज़हन में बेबुनियाद इल्ज़ाम है। आपके जहन में सवाल नहीं आता है कि 4 साल आपने गुजारे हैं, आपकी हुकूमत थी, स्याह सफ़ेद के आप मालिक थे, ये सारा कुछ आप कर लेते? मैं आज ही उस वक्त के जो उनके कौमी सलामती के मुशीर थे डॉक्टर मुईद यूसुफ, उनकी एक प्रेस टॉक जो है वो देख रहा था, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी जो लोग यहाँ पर साल से यहाँ बैठे हैं वो इस तरीके से नहीं रह सकेंगे, उनको जाना होगा। लेकिन उन्होंने उनको तो नहीं भेजा, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि उनके दौर में कई 100 दहशतगर्द टीटीपी के वो वापस आए और इन्होंने खुद टीवी पे बैठकर टर्किश टीवी को, टीआरटी को कहा कि जी हम उनको वापस ला रहे हैं। न पार्लिमान ने इसका फैसला किया, न इस पर कोई बहस हुई कौमी इदारों में, न कोई इस तरह का फैसला हुआ। उनको वापस लाया गया, रीसेटल किया गया, हथियारों समेत वो लोग आए। और दहशतगर्दी की आप फिगर्स उठा के देख लें, 15 अगस्त 2021 के बाद खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर और जगहों पे भी, बड़े शहरों में 60 to 80% वो हुआ है, बड़ा है उसके। जी हमारे शहरी, हमारे जो फौजी, हमारे पुलिस वाले, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसीज, उन पर हमलों में इजाफा। और इसके नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आए कि जो अफ़गान हुकूमत है, जिसको दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया अभी तक, वो एक तरह से उनको पनाहगाह दिए हुए है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ उनको वहाँ से मौजूद दिया गया। तो सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग जो है उनकी खबर आई मुस्लिम खान और महमूद खान की कि उनको माफ़ी दी गई। उनको कैसे माफ़ी दी गई, किसने दी? तो जिन लोगों को भेजना था उनको आपने नहीं भेजा, और जिनको आपने आने से रोकना था उनको आप ले आए। तो ये दरहकीकत मुझे ऐसा लगता है कि ये अफ़गान जो शहरी हैं उनसे हमदर्दी नहीं, बल्कि एक तरह से जो मौजूदा जो काबुल की जो हुकूमत है उनके दिलों में एक नरम गोशा पैदा करने की एक कोशिश है। और इनडायरेक्टली जो दहशतगर्द हैं टीटीपी, उनके लिए एक नरम गोशा पैदा करने की कोशिश की है। पहले भी उन पे इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं ना, आपको याद है कि जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए जिन लोगों के नाम लिए गए थे, अलकाबात उनको दिए गए। जी। तो ये अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब जब कि हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपने मौलाना फजल रहमान का बयान देखा, उनको ख़तरात हैं, उन पे हमले भी हो चुके हैं। यहाँ तो सिराजुल हक पे हमला हो चुका है, आपको याद है? बिल्कुल जी। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि वो इस तरह से दहशतगर्दों का एक सिक्योरिटी कवर अपनी जमात के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ख़तरनाक बात है, क्योंकि जो पुरअमन इंतखाबात है उसमें तमाम जमातों, तमाम उम्मीदवारों को बराबर पुरअमन सरगर्मी के मौके देना, ये उनकी जिम्मेदारी है हुकूमत की और रियासत की। तो ये मुझे काफ़ी परेशान कुन लगा, इसलिए मुझे इलेक्शन का जिक्र आपने किया, र्यूमर्स भी उठते हैं, बावजूद इसके कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह तौर पर कहा, बल्कि मीडिया को भी कहा कि आप कोई ऐसा वो नहीं करेंगे जिसमें शक व शुबहात पैदा हो।
कह दिए हैं इलेक्शन होंगे, फिर भी उसके बाद भी आप फेक न्यूज़ भी कभी चल जाती है। क्या उसको इलेक्शन तो बिल्कुल हो रहे हैं, किसी सूरत में कोई उसके कोई शक शुबा नहीं है उसमें? देखिए, हमारे जहनों में तो कभी कोई शक व शुबा था नहीं। न वज़ीर आज़म साहब की उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें, इंटरव्यूज सुन लें, बयानात देख लें। हम पहले दिन से, जिस दिन से हमारी काबीना ने हल्फ उठाया है 17 अगस्त 2023, अभी चंद दिनों में 3 महीने में हो जाएंगे, पहले दिन से हम इस बात पर कायम हैं कि इलेक्शन कमीशन वाहिद इदारा है इलेक्शन कराने का। हम उनके पीछे खड़े हैं। वो जब भी इलेक्शन कराएंगे, जो भी तारीख का ऐलान करेंगे, हम उसको यकीनी बनाएंगे। उसके बावजूद आपने देखा कि पहले 1-2 महीने कितना शोर था कि जी ये तारीख नहीं दे रहे हैं, ज़रूर इनके नियत में कुछ फितूर है, ज़रूर इलेक्शन कमीशन नहीं करना चाहता। फिर वो तारीख भी आ गई 8 फरवरी, और उसको इत्तेफाक राय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई। जो सदर साहब हैं उन्होंने भी इससे इत्तेफाक किया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो तारीख आ गई। अब करें जी, वो पैसे नहीं दे रहे। वो पैसे भी आपने देखा कि हमने 10 अरब पहले दिए, 17 अरब 40 करोड़ अब दिए, और ये कहा कि जब भी आपको जो बजटेड अमाउंट है वो ज़रूरत होगी आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों का कारोबार है अफवाह फैलाना, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना, सवाल नाजायज़ तौर पर सवाल उठाना, वो अपना कारोबार कभी लेवल प्लेइंग फील्ड, कभी फला, कुछ ना कुछ उनको चाहिए कि जी वो इस चरखे को चलाते रहें। क्या इसमें कोई जस्टिफिकेशन है कि जी सिक्योरिटी की सिचुएशन 2013 भी आप देख लें, उसके बाद भी सिचुएशन है, कभी मौसम का जिक्र, क्या इसमें कोई जस्टिफिकेशन है क्या? शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपसे बेहतर तारीख कौन जानता है? तारीख आपके सामने जो है वो एक रियर व्यू मिरर की तरह से है, जिसमें सब कुछ नज़र आता है। पाकिस्तान के पहले बालिग राय दही के इंतखाबात दिसंबर 1970 में हुए। अब मुझे बताएं, क्लाइमेट चेंज भी उस वक्त नहीं था। कोयटा वालों, आप बताएं कि दिसंबर में सर्दी ज़्यादा पड़ती है या फरवरी के दूसरे हफ्ते में? बिल्कुल। तो हो गए इलेक्शंस, उस वक्त भी हो गए। फिर हमने देखा कि जो गर्म तरीन महीने हैं उनमें भी हमने इलेक्शन देख लिए। रमज़ान के महीने में भी सरगर्मी देख ली। 2013 के इंतखाबात मई में हुए। 2018 के इंतखाबात 25 जुलाई को मानसून के वस्त के अंदर हुए, हो गए। तो हमारी जो कमिटमेंट है वो कायम है। अभी ऐसे कोई आसार नहीं है, कोई माहौल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन को आगे पीछे करने की हमें ज़रूरत महसूस हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी तारीख आगे पीछे करना वो उसी का काम है। अभी तक आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत वाज़ेह तरीके से कहा है इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई तब्दीली नहीं होगी। तो और गवर्नमेंट भी कह रही है कि कोई तब्दीली। तो वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। कोयटा के पहले दौरे पर बहैसियत निगरान वजीर आप आए हैं। आपने एक अनाउंसमेंट भी दी है, एक लैंग्वेज, और वो एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं काफ़ी उनके अभी से रिएक्शन भी आ रहे हैं, उनका फीडबैक उनका आ रहा है, बड़ा वो खुश हैं। क्या सोचा आपके जहन में? क्या आपने कभी पर्शियन बोली है, ना कभी हज़ारगी लोगों में आप रहे हैं? देखिए, ज़बानें जो हैं वो लाखों इंसानों के हज़ार साल के इंसानी तजुर्बे का निचोड़ है। इंसान जो एक दूसरे से राब्ता करते रहे हैं हज़ार साल से, ये एक बहुत एक कीमती वर्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनेस्को, सारे इदारे करते हैं, और हमारे आइन के तहत भी पाकिस्तान की तमाम ज़बानों तहज़ीबों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी आइनी ज़िम्मेदारी है। अब आप ये मुझसे ना पूछें कि भाई पहले हज़ारगी के ज़बान में PTV बोलान से प्रोग्राम क्यों नहीं हुए। भाई मैं अपना ज़िम्मेदार हूँ जी। हमने देखा कि ये नहीं हो रहा, तो ये इंशाअल्लाह 17 दिसंबर से PTV बोलान से, और जो हमारी खूबसूरत ज़बानें हैं पश्तो, बलोची, ब्राहवी, उसके साथ साथ हज़ारगी में प्रोग्रामिंग शुरू होगी। और
ये जो मौजूद ज़बानें हैं बलोची, ब्राहवी और पश्तो, इनके दौरानिए में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ज़बरदस्त। बलूचिस्तान के इश्यूज़ को क्या आप देखते हैं कि बलूचिस्तान के क्या इश्यूज़ हैं? वहाँ बैठ के भी आप देखते रहे, आज आप सारा दिन मसरूफ़ भी रहे, लोगों से आपने मुलाकातें भी की। देखें शहज़ादा, आपकी अपनी भी नज़र है और ख़ुद निगरान हुकूमत के दौरान हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी यहाँ पर जो ऐलानात किए हैं, जो काम किए हैं, वो आपकी नज़र में है। तो और वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं और वो वज़ीर आज़म जो कि ख़ुद उनकी मादरी ज़बान पश्तो है, लेकिन वो बलोची भी बोलते हैं, वो ब्राहवी भी बोलते हैं, वो फ़ारसी भी बोलते हैं, वो हज़ारगी भी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं, बिलखुसूस नौजवान, वो इस सूबे की जो दौलत है और जो इस सूबे के जो मौक़े हैं, वो एक पुरअमन तरीके से वफाक के अंदर रह के इन मसाइल को, जो पुरानी कुछ शिकायत हैं, कुछ रंजिशें हैं, इसमें सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, तो उस तरफ जाएं ताकि ये मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए। बहुत मौक़े हैं, चाहे CPEC के हवाले से हों, SIFC के हवाले से हों। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को शामिल करना चाहिए इसमें। बिल्कुल, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं, जो भी ज़बानें बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, ब्राहवी बोलते हैं, हज़ारगी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, ये तमाम पाकिस्तान की जो एक खूबसूरत जो तनव्वुर है पाकिस्तान का, उसके अंदर वो अपना हिस्सा। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ ने तो एक ख़ास डायरेक्शन दी है कि बलूचिस्तान के एक फिगर आई है हमारे पास, 8.5 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर गया रोज़गार के उसमें ट्रेंड, बलूचिस्तान का हिस्सा 4,500 है। तो उस पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट वो लिया और सबको कहा, फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया, और अभी कोई 10 से 20 हज़ार लोग अगले चंद माह में, 6 माह में, साल में वो जाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और यहाँ से उनको भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा कदम है जिसकी तमाम लोगों को इसकी मिल्कियत लेनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क के मुस्तकबिल पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क की मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि ख़ुद सियासी जमातें, जैसे बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो एक दूसरे का गला काटने में लगे रहते थे और एक दूसरे की टांगें खींचने में लगते रहते थे, एक वक्त आया 2006 में उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अशराफिया है, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो मुल्क की जो मुआशी सिमत है, जो कि मुस्तकबिल है, वो बिल क्लिंटन के एक सियासी स्ट्रेटजिस्ट होते थे जिन्होंने 93 का इलेक्शन जितवाया, उनके कैंपेन मैनेजर थे जेम्स कार्वेल। उसने अपने कैंपेन हेडक्वार्टर में बड़ा लिख के लगाया था, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। पूरी कैंपेन उन्होंने मईशत पे चलाई और उसके बाद 2 टर्म्स उन्होंने किए। तो आवाजें उठ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उन्होंने किया है, अब तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। जी, बहुत ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने इसमें मुस्बत बयानात भी दिए। शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब ने हाल ही में इसकी बात की है, और लोगों को भी इस पे आना चाहिए कि आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन जो बड़े जो मामलात हैं, मुल्क की जो मुआशी सिमत है, उस पर एक इत्तेफाक राय कायम करें। अब आप ये देखें कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, जिनमें PIA भी है, स्टील मिल भी है, ये जो बिजली तकसीम करने वाली कंपनीज डिस्कोज हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ जो हैं, हर साल 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा के नुकसानात करती हैं। 1,000 अरब रुपए, यार इतना तो हमारा PSDP नहीं है। तो इसी तरह से टैक्स इवेजन है, टैक्स इस्लाहात हैं, रियल स्टेट है, रिटेल है, होलसेल है, इसके अंदर जो लॉसेस हैं, तो
तो इसीलिए तो आप लोग मैदान में आए हैं और खासकर फोकस आपने किया प्राइम मिनिस्टर के जो जितने दौरे रहे हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब के, अभी हाल ही वो में हर जगह मईशत और उसको SIFC के तहत वो चाहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आए। जी, अभी भी आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब मुत्तहिदा अरब इमारात गए, वहाँ पर मुआहदे हुए, MOU साइन हुए, कुवैत गए, वहाँ पर ये हुआ, सऊदी अरब के साथ बहुत एक्टिव इंगेजमेंट चल रही है और उसके नताइज भी आना शुरू हुए हैं। चीन के साथ जो दौरा था उसमें 20 के करीब जो है मुआहदे और MOUs हुए। तो ये सारी चीज़ें उनका फल मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जो एक मुद्दत है, लेकिन मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। अगली हुकूमत एक बेहतर स्टार्ट के साथ आगे बढ़े ताकि ये तमाम जो मंसूबे हैं वो पाया तकमील की तरफ जाएं। रिफाइनरीज़ हैं यहाँ पे, ग्वादर का आपने जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क के पूरा फोकस जो है वो मईशत पे होना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। इस तासुर को किस तरह देखते हैं कि PTV रेडियो आपके वो या APP या वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो हुकूमत के उसमें लगे होते हैं, उनके बयानात और उनकी कवरेज में पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल उनसे माइनस है? माइनस नहीं है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि आप 17 अगस्त 2023 से जब से निगरान हुकूमत आई है, PTV की ख़बरों को देखें, PTV के प्रोग्रामों को देखें, जो शुरका हैं उनको देखें, तमाम नुक्ताए नज़र के लोग, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी आपको नज़र आएगी। ये तमाम बड़ी जमातें जो भी उनकी सरगर्मी होती है, जमा इस्लामी हो, JUI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इस्तेहकाम पार्टी हो, PTI पार्लियामेंटेरियन हो, तो जो भी जमातें हैं उनकी जो भी अवामी सरगर्मी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो हम दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी सारी बता रहे हैं। हाँ, वो हम करेंगे भी। और अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल नहीं, उसका ऐलान नहीं हुआ, तो सारी जमातें करेंगी और हम सब को उनके कद काट, उनकी कवरेज, उनकी सरगर्मियों के हिसाब से उनकी जो कवरेज है वो हम यकीनी बनाएंगे। और हम प्राइवेट मीडिया से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो किसी से इम्तियाजी सलूक ना बरतें, सबको बराबर मौके दें। ये फैसला करना अवाम का काम है कि वो किसको मुंतखब करते हैं, किस जमात को करते हैं, किस रहनुमा को करते हैं, किसको मुस्तरद करते हैं। उसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना। निगरान हुकूमत का इस रेस में कोई घोड़ा नहीं है, हम इसमें नहीं हैं। बल्कि वो तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है जी, कि बिल्कुल, आपका 224 में बिल्कुल, और उनके कोई बच्चे नहीं लड़ सकते। ना हम लड़ सकते हैं, ना हमारी बीवी लड़ सकती है, ना हमारे बच्चे लड़ सकते हैं। जो डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज हैं वो उसमें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब को। बहुत से सवालों को उन्होंने जवाब दिया। प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दिए। अगले प्रोग्राम तक थैंक यू।